Namaskar students. So welcome again with the chapter French Revolutions. And the topic we have discussed earlier is the abolition of slavery. Slavery क्या होता है? Slavery होती है दास प्रथा, in which the human trading was there. Humans को trade किया जाता था. It was buying and selling of human beings. So how the abolition of slavery? Uh, about that, one of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime. जेकोबिन क्लब के टाइम पे जो मेन सोशल रिफॉर्म हुआ था वो हुआ था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। जो भी फ्रेंच की कॉलोनीज थी वहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया था किसे? स्लेवरी को। द कॉलोनीज, ये जो कुछ कॉलोनीज के नाम है यहाँ पे, वर इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो and the sugar and coffee, but the reluctance of the Europeans to go and the work in distant and unfamiliar lands means to shortage of labor on the plantation. but अब क्या होता था, लेबर्स की बहुत शॉर्टेज हो रही थी प्लांटेशन में हमने इंडिगो के बारे में किया है 8th क्लास में। यहाँ पर इंडिगो, टी, कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है उसके लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत थी। सो दिस वाज मेड बाय द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन, अभी यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो रहा है किस किस के बीच में? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यानी यहाँ से खरीदा और बेचा जाता था किससे? ट्रेडर्स को। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 70th सेंचुरी। कब स्टार्ट हुआ? 70th सेंचुरी। फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट्स टू द बोर्डेक्स, ये हम मैप वर्क में करेंगे, नंटान्स एंड द अफ्रीकन कोस्ट, वो वहाँ से उनको खरीदते थे। वेयर दे ब्रॉड स्लेव फ्रॉम द लोकल चिफ्टन, जहाँ पर उन्हें लोकल लोगों को से बेचते थे। ब्रांडेड एंड द शेकल्स द स्लेव वर पैक टाइटली। अब देखो यहाँ पे स्लीव्स को टाइटली पैक किया जाता है, यानी कि उन्हें जंजीरों से बांध के रखा जाता था, ये कह सकते थे। इनटू द शिप्स में फॉर द 3 month लॉन्ग यूयाज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। अब यहाँ पर क्योंकि 3 हमने यहाँ कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, अफ्रीका, सेकंड था अफ्रीका, यूरोप एंड जो अमेरिका, इनके तीनों बीच में ट्रायंगुलर जो चल रहा था, ये देखिए यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। नाउ ये जो इनको टाइटली यहाँ पे पैक किया गया। 3 योयाज होती है, जर्नी बाय द शिप्स, जो पानी के ज़रिए जाते हैं, तो 3-4 महीने उन्हें लगते थे कहाँ से पहुँचने में? अटलांटिक टू द कैरिबियन तक, सी तक। दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर, उसके बाद इन्हें बेच दिया जाता था किसे? प्लांटेशन ओनर्स को। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demands in the Europe market for the sugar. अब जो ये जो एक्सप्लोइटेशन चल रहा था लेबर्स का, उससे जो डिमांड्स जो थी यूरोप की मार्केट में, किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी? शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरी कर रहा था? ये स्लेव्स। पोर्ट सिटीज़ लाइक द बोर्डेक्स, ये कुछ पोर्ट सिटीज़ के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, बोर्डेक्स एंड द नंटान्स ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। ये जो पोर्ट सिटीज़ थी दोनों, ये तो इसीलिए फेमस थी क्योंकि इन्होंने बहुत फ्लॉरिश कर दिया था स्लेव ट्रेड को, यानी इस कोस्ट में किसका बिजनेस हो रहा था? ह्यूमन बींग्स का। थ्रू आउट द 80th सेंचुरी देयर वॉज द लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी, यानी 80th सेंचुरी तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी ने बुराई नहीं की स्लेवरी की फ्रांस में। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट द वॉट एवर राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंड ऑफ ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनी। हालांकि नेशनल असेंबली ने ये चीज़ें रखी कि इसके बारे में सोचा जाए। सो द नेशनल असेंबली ने इसके बारे में, बट दे डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन उन्होंने कोई भी लॉ पास नहीं किया, सिर्फ डिस्कशन रहा। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव स्टेट, उनको इस चीज़ का डर था कि वो बिजनेसमैन जो है वो नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उनकी इनकम जो है किस पर डिपेंड थी? स्लेव ट्रेड पर। तो वही फंड भी दे रहे थे किन्हें? किंग्स, उसको, एडमिनिस्ट्रेशन को। इट वाज फाइनली कन्विक्शंस विद द 1794 में एक लेजिस्लेटेड बनाया गया जिसमें फ्री किया गया सारे स्लेव्स को इन फ्रांस एंड ओवरसीज पोजीशंस, उन्हें कुछ लोगों को फ्री किया गया। दिस हाउएवर टर्न आउट द शॉर्ट टर्म्स ऑफ मेजर, लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए हुआ, 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल के बाद ही। देखो यहाँ पर 1794 आ रहा है,
अब यहाँ पे 1805 कर लो आप यहाँ पर। 1804 में किसने रूल अगेन किया है? नेपोलियन ने। तो नेपोलियन के आने के बाद, फाइन, इसको ध्यान रखेंगे, आफ्टर 10 ईयर लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी, उसने इसको स्लेवरी को फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओन अंडरस्टूड देयर फ्रीडम्स टू इंक्लूडिंग द राइट ऑफ द एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज टू परसुएट to their economic interest. Slavery was finally abolished in the French colonies in 1848. ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनली जो abolition हुआ फ्रेंच सोसाइटी में स्लेवरी का, वो कब हुआ? 1848. So it's about the slavery system. Last topic is the revolution and the everyday life. क्या फ़र्क पड़ा एवरीडे लाइफ पर फ्रांस में? बहुत सारे चेंजेस हुए थे फ्रांस में। कैन पॉलिटिक्स can politics change the clothes people wears, the language they speak and the books they read? क्या कोई भी चेंजेस जो है पॉलिटिकल चेंज इन सब चीज़ों को चेंज कर सकता है? द ईयर ऑफ फॉलोइंग 1789 द फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मैन, कई सारे चेंज हुए लाइफ ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। The revolutionary governments took it upon themselves to pass law that would translate the ideas of, देखिए, ideas of liberty, equality in the everyday practices। यानी अब हर एक पर्सन को फ्रांस में लिबर्टी के आइडियाज़ और इक्वलिटी के आइडियाज स्प्रेड हो गए थे, वो उसके यूज टू हो गए थे। वन इम्पोर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer 1789, जो एक चेंज हुआ है ना, इम्पोर्टेंट जो लॉ बना वो था सेंसर, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। व्हाट वाज द सेंसरशिप? यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। द ऑल regimes, all written materials including the culture activities, books, newspapers, play could be published and performed only after they had been approved by the censor of king। यानी कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं हो सकती थी जब तक किंग उसे अप्रूव नहीं करता। दीज आर नोन एज सेंसरशिप। सो आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन 1789, आफ्टर द अटैक ऑफ ब्रिस्टाइल फोर्ट, जो वन लॉ was changed soon after change, बहुत जल्दी चेंज हुआ, it was the abolition of censorship. So remember this. Now the declaration of right of man, अब क्या था? डिक्लेरेशन था, राइट्स बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था। राइट ऑफ मैन, सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस टू बी नेचुरल राइट, ये सारे बन गए नेचुरल राइट्स, यानी जन्म सिद्ध अधिकार बन गए फ्रांस में। न्यूज़पेपर, पम्पलेट्स, बुक्स एंड द प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब जो नए न्यूज़पेपर, क्योंकि अब सेंसरशिप हट गया तो न्यूज़पेपर प्रिंटेड उनकी फ्लड्स ही आ गई, बाढ़ ही आ गई फ्रांस में, और वहीं से वो ट्रैवल करती हुई कहाँ आ गई? कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स जो रूरल एरिया थे वहाँ पर भी ये आइडियाज़ स्प्रेड होने लगे। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स, द चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब सभी लोग डिस्कस करने लगे सारे चेंजेस जो फ्रांस में हो रहे थे। What happened after the freedom of the press also mean that the opposing views of events could be expressed। यानी अब जब प्रेस को फ्रीडम मिल रही थी तो एक दूसरे के जो व्यूज़ को अपोज भी करने लगे, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस भी करने लगे। ईच साइड शॉर्ट टू द कन्वीनियंस टू अदर्स इज द पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो चैप्टर है आपका प्रिंट कल्चर 10th क्लास में भी है। Play, songs, festivals, processions attract large number of people. This was one way they could grasp and identify with the ideas such as liberty, justice. Political philosophers wrote about and length in the text which only the handfuls educated peoples could read. But अभी तक प्रॉब्लम्स क्या थी कि ये सारे आइडियाज सिर्फ किस तक पहुंच रहे थे? एजुकेटेड पीपल तक, जो पढ़ना लिखना जानते थे। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट द कंक्लूज़न। अब ये आपका लास्ट सेक्शन है कंक्लूज़न। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में उसने क्राउन लिया, गद्दी पर बैठा। ही सेट आउट द कन्क्वेयर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री, उसने कई सारी नेबरिंग जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसको जीता। डिस्पोसेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर दे ही प्लेस द मेंबर ऑफ हिज फैमिली।
अब वहाँ पे जो डायनेस्टी से उन्हें डिस्पोज कर दिया, हटा दिया गया और अपना किंगडम्स वहाँ पे प्लेस किया और अपने ही लोगों को, अपनी फैमिली के लोगों को वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे प्लेस किया। फाइन। नेपोलियन सो इज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, उसे किस तरह से देखा गया, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसने फिर से री किया किसको, प्राइवेट प्रॉपर्टी को। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट ये चलाया, ये पहला आ गया, ये मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा जाता है। दूसरा इसने क्या किया, री इंट्रोड्यूस किया है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। थर्ड आ गया आपका यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, ये सब किसने किया है, नेपोलियन ने। Initially, many saw Napoleon as a liberators who would bring freedoms for the people. उससे क्या कहा गया, हार्बिंगर्स ऑफ द फ्रीडम, यानी फ्रीडम मिलने वाला, उसको सबने वेलकम किया। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring the freedoms for the people, जो लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए आया। But soon the Napoleon armies came to be viewed everywhere as a invading force. लेकिन जल्दी ही जो नेपोलियन की आर्मी थी उसे सब जगह एक इन्वेंडेड यानी आक्रमण के कारी के रूप में ही देखा गया, जहाँ पर उन्होंने टैक्सेशन इंक्रीज कर दी है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज इम्पोज कर दी जिसे वहाँ के लोगों ने पसंद नहीं किया। ही वॉज फाइनली डिफेटेड एट द वाटरलू इन 1815, लास्ट में फाइनली वो हार गया 1815 में। many of his measures that carried the revolutionary ideas of the liberty, modern laws and other parts of Europe had an impact on the people long after the Napoleon had left, यानी उसकी मरने के बाद भी उसके आइडियाज़ बहुत जगह पर फॉलो किए गए, यानी उसके आइडियाज़ जिंदा रहे। The ideas of liberty and the democratic rights were most important legacy of the French Revolution. These spread from France to rest of Europe during the 19th century. फ्रांस से वो पूरे यूरोप में फैल गए। Where feudal system were abolished, जहाँ पर feudal system किया गया abolish किया गया। Colonies peoples reworked the ideas of freedom from the bondage into their movements to create a sovereignty nation state। सभी लोग अपने अपने कंट्री को आज़ादी दिलाने यानी नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया वो स्टार्ट हुआ, यानी ऐसी कंट्रीज जो पहले किसी के अंडर में थी, नाउ दे वांट टू बिकम द नेशन स्टेट, इंडिपेंडेंट चाह रही थी वो सभी। अब यहाँ पे इंडिया के सेंस में ये यूनिफिकेशन आएगा, यूरोप का जो चैप्टर है आपका 10th में, आगे की चीज़ें किस तरह से नेशन स्टेट बने, ब्रिटेन का एग्जाम्पल है इसमें, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ग्रीस, इनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम। लास्ट इज अबाउट द इंडिया सेंस। Tipu Sultan and the Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who respond to ideas coming from the revolutionary France। यहाँ पर जो हमारे टीपू सुल्तान हैं और राजा राम मोहन राय, इन्होंने बहुत, वो भी इन आइडियाज़ से क्या हुए, फ्रांस हुए, किसके रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ से, फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज आइडिया के। सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज़ ओवर। आई हैव सेंड द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्राइब द सर्कमटेंस लीडिंग द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन प्रोटेस्ट इन फ्रांस, यहाँ पे सारे आपको रीजंस बताने हैं, सोशल, इकोनॉमिकल। विच ग्रुप ऑफ फ्रांस सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द रिवॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा जो किस ग्रुप को बेनिफिट हुआ, थर्ड स्टेट को। विच ग्रुप वर फोर्स टू द रिलेंक्विश पावर, किसके पावर्स को ले लिया गया, फर्स्ट सेकंड। विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन, किसको डिसअपॉइंटमेंट मिला। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ है। डिस्क्राइब द लेजेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी, ये आप करेंगे, PDF भेजी है मैंने आपको। ड्रॉ अप द लिस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे विद द ओरिजिन्स कुड द ट्रेस टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो भी डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं जिसे हम आज फॉलो कर रहे हैं, उसमें से कौन कौन से आइडियाज़ हम फॉलो कर रहे हैं। देखो, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, इक्वलिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, सारे आइडियाज़ हमें कहाँ से मिले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। वुड यू एग्री विद द व्यूज़ दैट मैसेज ऑफ द यूनिवर्सल राइट वाज बी सेट विद द कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सप्लेन, क्या आप इस व्यू से एग्री करते हैं, जो मैसेज है यूनिवर्सल राइट का, यानी सबको राइट मिलना चाहिए, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पर हमने वुमेंस के बारे में पढ़ा था, है ना, तो वुमेंस का एग्जांपल ने कब मिला उन्हें, राइट टू वोट 1946 में, कहाँ पर, फ्रांस में। कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट थी वो, कहाँ पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, बट उन्हें राइट नहीं मिला।
लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन जी की जब रॉबस्पियर की डेथ के बाद जो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उसी से इसका राइज हुआ है, मिलिट्री कमांडर था, 1804 में रूल बना, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है. सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर इज़ ओवर and next class we will start with the new chapter. Students, thank you and have a nice day.